हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोयला क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 की बात करने वाले हैं। इससे पहले हमारे जो दो क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियो ऑलरेडी आउट हो चुकी है। इस सीरीज के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि हमारे जो HCS प्रीवियसली एग्जाम हुए हैं उसके अंदर जो क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी क्वेश्चन आए हैं उनको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम पूरे करते हुए 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि किस तरह से आपका जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसके ऊपर से HPSC ने आपका जो क्वेश्चन है वो डाला है और पॉसिबिलिटी क्या है कि आगे किस तरह से और क्वेश्चन उसी सेम टॉपिक से पूछा जा सकता है। इस तरह से चीज़ें आपको याद रखने में समझने में काफ़ी आसानी होगी। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। ये हमारे कुछ रिजल्ट हैं प्रीवियस ईयर के। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर महक स्वामी आपके ये हमारे ऑलरेडी प्रीवियस कैंडिडेट रह चुके हैं जो फिलहाल आपके हरियाणा के अंदर IPS हैं, पहले ये SDM रह चुके हैं। तो इन्हीं की तरफ से हमें क्या है, ये गूगल रेटिंग्स मिली है। यहाँ पे इनकी तरफ से एक रिव्यू भी डाला गया है जो गोयला क्लासेस के नाम से है। तो आप देख सकते हैं हमारी तरफ से जो गोयला क्लासेस की तरफ से टेस्ट सीरीज जो है वो इशू की गई है। आप उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आपको 999 के अंदर पड़ेगी। ये आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, हमारी जो वेबसाइट है goyalaclasses.com के नाम से, उस पर जाकर इसको एक्सेस कर सकते हैं। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं आज की। देखिए क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था HCS प्रीवियसली वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। ये आपका डिजास्टर के ऊपर था। 2021 में ही आपका जो उत्तराखंड का चमोली है वहां पर एक डिजास्टर आया था, उसी के ऊपर आपका क्वेश्चन HCS 2022 में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट अ डिजास्टर विच स्ट्रक उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट इन फरवरी 2021। देखिए समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो आपके क्वेश्चन है वो आपके करंट से रिलेट करके पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। हम बार बार बताते हैं आपको। अगर इस साल की बात करें जो HCS इस बार वाला आने वाला है, तो आप उसमें ये आइडिया लगा के चल सकते हैं कि प्रीवियसली एक साल के अंदर अगर मैं पर्टिकुलरली ज्योग्राफी की बात करूं तो कौन कौन से ज्योग्राफिकल इवेंट्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। अगर कुछ टॉपिक्स की मैं बात करूं जैसे कि साइक्लोन हो गया, अर्थक्वेक हो गया या फिर सुनामी हो गया, कुछ इस तरह के जो टॉपिक्स हैं उनसे डेफिनेटली करंट से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उन चीज़ों पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो आपकी एक डिजास्टर आई थी फरवरी 2021 के अंदर, उसके बारे में क्वेश्चन है कि उससे रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो जो स्टेटमेंट 1 है, अ पोर्शन ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर ब्रोक ऑफ एंड कॉज द हैवक। उसके बाद ऑप्शन 2 है, देयर वाज सडन फ्लड इन द मिडल ऑफ द डे इन द धौली गंगा एंड ऋषि गंगा अलकनंदा रिवर्स। ये आपकी जो धौली गंगा ऋषि गंगा है ये आपकी अलकनंदा रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। उसके बाद तीसरी स्टेटमेंट की बात करें, तपोवन विष्णुगढ़ हाइडल प्रोजेक्ट एंड द ऋषि गंगा हाइडल प्रोजेक्ट वर एक्सटेंसिवली डैमेज। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट आपकी दी गई हैं। अब ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शंस है, ऑप्शन ए ओनली 1 स्टेटमेंट जो है वो आपकी ट्रू है। ऑप्शन 2 की बात करें ओनली 1 एंड 2 ट्रू है। ऑप्शन सी की बात करें तो 2 एंड 3 आपकी ट्रू हैं, या फिर ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 जो तीनों स्टेटमेंट है वो आपकी ट्रू हैं। तो देखिए पहले तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक्चुअली में हुआ क्या था, उसके बाद हम क्वेश्चन के आंसर की तरफ आएंगे। थोड़े से अगर देखें, मोर देन 200 पीपल्स, 200 के आसपास जो पीपल थे, were went missing after the flash flood in the Uttarakhand Chamoli district. The flash floods were caused by a glacier burst in the upper reaches of the Himalayas. The resulting avalanche and deluge in the Alaknanda river system, ऋषिगंगा और धौलीगंगा जैसे मैंने बताया ट्रिब्यूटरीज हैं, इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट वॉश्ड अवे हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन जिसका नाम है तपोवन पावर प्रोजेक्ट एंड 5 ब्रिजेस दैट कनेक्टेड द नियर बाय विलेजेस। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा आंसर का कि क्या इसका आंसर हो सकता है। चलिए थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली में हुआ क्या है। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो पंचनग एक टर्म यूज की जाती है, पंचनग टर्म यूज की जाती है किसके लिए, जो आपकी गंगा है उसकी फॉर्मेशन से पहले क्या होता है, जो 5 रिवर्स हैं आपकी डिफरेंट रिवर्स जो हैं वो आके मिलती हैं अलग अलग जगह पे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे देव प्रयाग हो गया, अलकनंदा और भागीरथी मिल रही है, यहाँ पे मंदाकिनी मिल रही है रुद्रप्रयाग के अंदर। उसके बाद यहाँ पे कर्ण प्रयाग है जहाँ पे पिंडार गंगा रिवर और आपकी अलकनंदा मिल रही है, या फिर उसके अलावा आपका विष्णु प्रयाग हो गया। तो ये वाली जो जगहें हैं ये आपके क्या करते हैं, विष्णु प्रयाग हो गए, यहाँ पे सभी नदियां आके मिल रही हैं। एक आपका नंदाकिनी जहाँ पे मिल रही है उसको नंद प्रयाग बोलते हैं। तो यहाँ पे पंच प्रयाग या फिर ये आपके जो 5 जगहें हैं जहाँ पर 5 रिवर्स आके अलग अलग मिल रही हैं।
तो इन रिवर्स के मिलने के बाद ही जो लास्ट स्टेज है हम उसको कहेंगे कि यहाँ पर आपकी भागीरथी आ रही है और ऊपर से अलकनंदा आ रही हैं, ये मिलकर आपके यहाँ पे गंगा रिवर की फॉर्मेशन करते हैं। सो यहाँ पे आपकी गंगा रिवर बनती है। अब देखिए इसके अंदर इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज क्या है, जब आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो डिजास्टर हुआ था उसमें हुआ क्या था कि सबसे पहले आपका जो ये वाला हिस्सा है, धौली गंगा वाला जो हिस्सा है, अगर आप रिवर को देख पाए यहाँ पे, ये धौली गंगा है, यहाँ से धौली गंगा आ रही थी और इधर बद्रीनाथ से आपकी अलकनंदा आ रही थी। वैसे तो चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो आपका डिजास्टर आया है उसके बारे में एग्जैक्टली आंसर तो किसी के पास नहीं है, बट 2-3 केसेस जो आपके बनते हैं उसमें से पहला केस क्या है कि जो आपकी धौली गंगा का जो पाथ है, शायद इस वाले पाथ में जो प्रीवियसली पीछे जगह थी धौली गंगा के अंदर, वहां पर आपका एक ग्लेशियर जो है वो मेल्ट किया है। एवलांच जो शब्द हम यूज करते हैं कि मतलब कि सडनली जो आपका ग्लेशियर होता है वो मेल्ट करता है और एकदम से वो टूट के गिर जाता है, ग्लेशियर ब्रोक भी जिसे बोलते हैं। वो ग्लेशियर आपका ब्रोक हुआ या फिर सडनली वो आपका धौली गंगा रिवर के अंदर आ गया और उसकी वजह से क्या हो गया कि जो धौली गंगा रिवर है उसका जो वाटर लेवल था वो राइज कर गया। अब आप एक बात सोच के देखिए, अगर रिवर के अंदर एकदम से वाटर लेवल राइज कर जाएगा तो होगा क्या। सबसे पहली चीज ये होगी, अगर रिवर यूं फ्लो कर रही है तो उसका जो पानी है बाहर के हिस्से में भी जाना शुरू कर देगा, ये वाला बाहर का हिस्सा। सो उससे होगा क्या, बाहर के जो विलेजेस है वो सारे डैमेज हो जाएंगे, मतलब फ्लड एरिया में आ जाएंगे। उसके अलावा एक और चीज क्या हो सकती है कि अगर इसी रिवर में आगे कहीं पर हमने कोई ब्रिज बना रखा है, कोई हाइडल प्रोजेक्ट बना रखा है, तो वो डैमेज हो सकता है, क्योंकि पानी का लेवल एकदम से बढ़ने की वजह से क्या होगा, बड़ा जो प्रेशर होगा ना वो इस हाइडल प्रोजेक्ट पे या ब्रिज पे पड़ेगा, तो उसकी वजह से ये जो ब्रिजेस हैं ये भी टूट सकते हैं। तो ये 2 चीजें हो सकती थी। तो अब जो धौली गंगा के अंदर आपका मैंने बताया कि एकदम से ग्लेशियर जो है वो मेल्ट किया है या फिर एवलांच हुआ है, उसकी वजह से जो धौली गंगा है वहां पर वाटर का लेवल राइज कर गया और वाटर लेवल राइज करने की वजह से क्या है, इसमें पानी का लेवल बढ़ गया और यहाँ पर ये अलकनंदा रिवर से जैसे ही मिलती हैं उसके कुछ दूर जाके ही आगे आपका तपोवन हाइडल प्रोजेक्ट है जिसको ये डैमेज करते हैं। चलिए अगर मैप के थ्रू समझने की कोशिश करें तो देखिए आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड में आपको ये जगह, ये बॉर्डर देखेंगे, ये आपका उत्तराखंड का बॉर्डर है। यहाँ पर आपका नंदा देवी जो है ग्लेशियर है, उसी के पास आपका ये जो रिवर है धौली गंगा वो आपकी निकलती है। अब देखिए यहाँ पर ये रिवर का पाथ शो किया गया है, एक तरफ से आपकी अलकनंदा रिवर आ रही है, दूसरी तरफ से आपकी धौली गंगा रिवर आ रही है। अब धौली गंगा जो रिवर है यहाँ पर आपका जो ग्लेशियर है उसकी वजह से जो रिवर का लेवल है वो राइज कर जाएगा। अब ये दोनों रिवर जो है कंबाइन होने के बाद आपकी इस डायरेक्शन में फ्लो करती हैं और यहाँ पर ही आगे आपका क्या है, तपोवन पावर प्लांट है। तो तपोवन पावर प्लांट के अंदर एकदम से अब देखिए जो रिवर का वाटर है वो राइज कर गया, उसकी वजह से अब यहाँ पर जो तपोवन पावर प्लांट है उसके अंदर डिस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलती है। तो यही आपकी जो चमोली डिस्ट्रिक्ट की डिजास्टर थी 2021 के अंदर आपकी आई थी। तो बात करेंगे हम ग्लेशियर्स के बारे में कि ग्लेशियर्स एक्चुअली में होते क्या हैं। अ ग्लेशियर इज अ मूविंग मास ऑफ आइस एट अ स्पीड एवरेजिंग फ्यू मीटर्स अ डे। अगर ग्लेशियर की स्पीड की बात करें तो आपकी जो मूवमेंट है 1 से 2 मीटर आपको एक दिन के अंदर देखने को मिलेगी। अगर ईयरली बात करें तो ये आपकी मूवमेंट है 500 मीटर्स के अराउंड आपको देखने को मिल सकती हैं। कई केसेस में आपके जो ग्लेशियर है ज़्यादा भी मूव करते हैं, बट ये आपकी एक एवरेज नॉर्मल स्पीड की बात की गई है। अब एक्चुअली में ग्लेशियर होता क्या है, देखिए जितना भी आपके माउंटेनियस रीजन्स हैं वहाँ पर क्या होता है, आपकी स्नोफॉल होती है। अब ये स्नोफॉल जो होती है कुछ केसेस में तो क्या होता है कि माउंटेन का जो ऊपर का हिस्सा है यहाँ पर आपको 12 महीने जो स्नोफॉल है वो वहीं पे डिपॉजिट देखने को मिलेगी, वहीं पे रहेगी। लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा होता है उससे नीचे क्या है, आपकी स्नो जो है वो मेल्ट कर जाती है क्योंकि टेम्परेचर राइज करता है। अब आपको पता है एटमॉस्फेयर के अंदर जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, जिसको नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है। तो नॉर्मल लैप्स रेट की वजह से क्या है, अगर कोई माउंटेन है उसकी हाइट ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ऊपर टेम्परेचर कम होगा और टेम्परेचर कम होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पर आपको स्नो देखने को मिलेगी। एक तो आपका जो स्नो है आपको इस हिस्से में देखने को मिल जाएगी माउंटेन्स के टॉप पे, और यहीं पर आपकी स्नो लाइन भी होती है। स्नो लाइन वो आपकी एक इमेजिनरी लाइन्स हैं जिससे ऊपर क्या है, आपके पूरे जो 12 मंथ्स है वहाँ 12 महीने तक आपकी जो बर्फ है वो जमी रहेगी। इससे नीचे का जो हिस्सा होगा वहां पर क्या होगा, आपकी स्नो मेल्ट कर जाएगी साल के 4-5 महीने के अंदर, जो आपका समर का सीजन आएगा उस टाइम पे।
एक तो आपके ये वाला ग्लेशियर है जो माउंटेन्स में हो गए। दूसरा आपका कौन से ग्लेशियर हो जाएंगे, जैसे कि आपका अर्थ है, इसके सेंटर में आपका इक्वेटर है, यहाँ पर आपका टेम्परेट रीजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो टेम्परेट रीजन से ऊपर वाला जितना भी हिस्सा है आपका, यहाँ पर सनरेज जो है स्लांटिंग देखने को मिलेगी। तो स्लांटिंग रेज होने की वजह से क्या होगा, आपकी जो सनरेज है वो तिरछी पड़ेगी, तो वहां पर टेम्परेचर आपको कम देखने को मिलेगा। अब कम देखने को मिलेगा, इसकी वजह से क्या होगा, जो प्रेसिपिटेशन होगा वो आपकी स्नो की फॉर्म में होगा, वाटर की फॉर्म में नहीं होगा। तो अगर स्नो की फॉर्म में होगा तो इस वाले हिस्से में अगर हम बात करें, ये वाला सारा हिस्सा नॉर्थ की अगर मैं बात करूं और साउथ की बात करूं, तो ये वाला सारा हिस्सा यहाँ पर आपको स्नो देखने को मिलेगी। ऑल्दो यहाँ पर आपके जो कॉन्टिनेंट्स है ज्यादा आपको इस तरफ, आपको अगर बात करें यहाँ पे अंटार्कटिका देखने को मिलेगा और ऊपर की बात करें तो आर्कटिक देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ हिस्सा आपका जो रशिया का हिस्सा है, साइबेरिया, वो भी पड़ता है जहाँ पर ह्यूमंस रहते हैं, और अमेरिका का जो हिस्सा है अलास्का, वो भी पड़ता है इस ऊपर की अगर हम बात करें। तो साइबेरिया, अलास्का, आर्कटिक और नीचे अंटार्कटिक, ये वो वाले हिस्से हैं जहाँ पर बेशक आपके माउंटेन ना हो, लेकिन फिर भी वहां पर पूरा जो प्लेन सरफेस होगी वहां पर आपको स्नो ही देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है। वहां पर भी अगर आइस जो है वो मूव कर रही होगी तो वो भी आपका एक ग्लेशियर होगा। इन्हीं बेसिस पे हमने क्या किया है, ग्लेशियर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक आपका कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर हो जाता है, एक आपका आइस कैप हो जाता है, फिर आपका पिडमॉन्ट ग्लेशियर और आपकी वैली ग्लेशियर जो होता है वो चौथा टाइप है। अब कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर की अगर मैं बात करूं, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स आर फाउंड इन द अंटार्कटिका एंड द ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड आपका ये वाला हिस्सा रहा, इस तरफ आप देख पाएंगे कनाडा है, और इस तरफ आप देख पाएंगे नॉर्वे, स्वीडन, मतलब ये यूरोप वाला हिस्सा है। तो इसके बीच में आपका एक ग्रीनलैंड पड़ता है, और ग्रीनलैंड आपका क्या है, सबसे बड़ी बिगेस्ट कॉन्टिनेंटल आइस शीट है जो आपको ग्रीनलैंड में देखने को मिलेगी। बिगेस्ट कॉन्टिनेंटल आइस शीट आपकी यहाँ पे ग्रीनलैंड में आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपका कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर का एक टाइप हो जाता है। उसके बाद बात करें जो दूसरा है आइस कैप्स, ये वो वाला एरिया होगा कवर ऑफ स्नो एंड आइस ऑन द माउंटेन्स। जैसे ये माउंटेन है, इसका टॉप मोस्ट जो एरिया होगा, ये वाला जो हिस्सा है जहां पर बर्फ आपको देखने को मिलेगी पूरे साल 12 महीने, तो वो आपके आइस कैप्स हो जाते हैं। विच द वैली और माउंटेन ग्लेशियर ओरिजिनेट, और यहीं से आपके क्या है, वैली और माउंटेन ग्लेशियर जो हमारा लास्ट वाला जो है वो ओरिजिनेट आपको देखने को मिलेगा। हम धीरे धीरे समझ जाएंगे कि किस तरह से ये पॉसिबल होगा। उसके बाद बात करें पिडमॉन्ट ग्लेशियर्स की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अलास्का और साइबेरिया वाला हिस्सा प्लेन एरिया है, बिल्कुल फ्लैट एरिया है, माउंटेन्स नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर क्या है, स्नो है। वो आपकी किस वजह से है, क्योंकि वहां पे सन की जो रेज हैं वो स्लांटिंग पड़ती हैं। तो वो वहां पर अगर अलास्का वाला जो हिस्सा है या फिर बिल्कुल नॉर्थ साउथ पोल की बात करें, वहां पर जो ग्लेशियर्स मूव कर रहे हैं वो आपके पिडमॉन्ट ग्लेशियर्स कहलाते हैं। अब वैली ग्लेशियर की बात करें, जैसा कि हमने पढ़ा था कि आइस कैप जो है वहीं से वैली ग्लेशियर का ओरिजिनेट होता है। तो किस तरह से होगा, देखिए, अगर आपके जो आइस कैप्स है, जैसे हिमालयस की मैं बात करूं इंडिया के अंदर पर्टिकुलरली, तो हिमालयस में क्या है, हाइट ज्यादा है। माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर्स जो हाइट है, एवरेज जो हाइट आपको देखने को मिलेगी। तो अगर शिवालिक की बात करें, मिडिल हिमालयस की या फिर ग्रेट हिमालयस की, तो शिवालिक से आपके ग्रेट हिमालयस की तरफ बढ़ती हैं। जो ग्रेट हिमालयस की हाइट होगी वो आपकी एवरेज हाइट 4500 मीटर से ज्यादा ही होगी। उस केस में क्या है, जो हाईएस्ट माउंटेन पीक्स होंगी वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पर माउंटेन्स के ऊपर आपको बर्फ देखने को मिलेगी। अब ये जो बर्फ होती है, जब ये समर्स का सीजन आएगा, जैसे कि जून जुलाई का जब मंथ आएगा, उस टाइम पे ये मेल्ट करेंगे। अब मेल्ट करने के बाद ये नीचे की तरफ को मूव करेंगे। तो बहुत सारे माउंटेन्स होंगे, पूरी रेंज है, अगर आपने माउंटेन्स की देखी होगी हिमालयस की, तो वहां पर वो सारे ग्लेशियर नीचे की डायरेक्शन में मूव करेंगे, और यही आपके जो है आइस कैप से ग्लेशियर, मतलब कि आइस जो है वो मूव करना स्टार्ट करेगी, और उसी को आपके फिर वैली ग्लेशियर भी कहा जाएगा। आई होप ये सब चीजें आप समझ गए होंगे। अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें, तो इंडिया के अंदर जो लार्जेस्ट आपका ग्लेशियर है वो आपका कौन सा है, कराकोरम रेंज में आपको देखने को मिलेगा। ये आपका जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। द ग्रेट हिमालयन जो माउंटेन रेंज है सबसे ऊपर वाली, वहां पर आपका ये कराकोरम रेंज है। कराकोरम रेंज के अंदर आपका सियाचिन ग्लेशियर है, ये काफी ज्यादा फेमस है आपका सियाचिन ग्लेशियर, न्यूज में आपने कई बार सुना होगा। 72 किलोमीटर है, सबसे लंबा ग्लेशियर देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका गंगोत्री ग्लेशियर है, जो कि आपका उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में आपका ये ग्लेशियर होगा जो कि गंगोत्री ग्लेशियर है। ये इसकी लेंथ कितनी है, 2500 किलोमीटर के आसपास है।
अगर ग्लेशियर की बात करें, जब ग्लेशियर मूव करता है तो क्या होता है, ग्लेशियर इज चार्ज विद द रॉक डेब्रिस। रॉक डेब्रिस का मतलब होता है जो पत्थर, जो मटेरियल जो मूव करता है ग्लेशियर के साथ। अभी क्योंकि जो ग्लेशियर है माउंटेन से मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली नीचे जमीन है, तो जमीन जो होगी वहां पे पत्थर होंगे, मिट्टी होगी। तो जो अगर आइस मूव करेगी, ऊपर की जो लेयर है वो मूव करेगी, तो नीचे वाला जो हिस्सा होगा वो भी साथ में मूव करेगा। तो ग्लेशियर जब मूव करता है अपने साथ रॉक डेब्रिस को लेके चलता है, जिसकी वजह से कई इरोजनल एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेगी। इरोजनल एक्टिविटीज क्या होगा, जब आपका आइस, वाटर या विंड की वजह से क्या होगा, मूवमेंट होगी किसकी, नीचे वाले जो सरफेस है, चाहे पत्थर हो चाहे मिट्टी हो, उसकी वजह से मूवमेंट होगी, वो उसको काटेंगे, इरोड करेंगे। अब इरोड करने की वजह से क्या होता है, कोई ना कोई एक अलग तरह का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, तो वो आपके इरोजनल लैंडफॉर्म्स कहलाते हैं। A glacier during its lifetime create various landform which may be classified into erosional and the depositional। erosional मतलब जो ग्लेशियर के काटने की वजह से, जो जमीन को वो काट रहा है उसकी वजह से जो बन रहे हैं वो आपके इरोजनल हो जाएंगे। डिपोजिशनल का मतलब ये है, अगर वो माउंटेन से मूव कर रहा है और माउंटेन से मूव करने के बाद उसने जो मिट्टी मटेरियल लेके आया था वो अगर नीचे कहीं वैली में डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दिया, दैट इज योर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। सो वो आपके हो जाएंगे। अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने की बात करें, इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स होते क्या हैं। तो इरोजनल लैंडफॉर्म्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपका सिर्क और कोरिज होता है। दे आर डीप, लॉन्ग एंड वाइड ट्रफ्स और बेसिन विद वेरी स्टीप कनकेव टू वर्टिकली ड्रॉपिंग हाई वॉल्स एट इट्स हेड एज वेल एज साइड। कहने का मतलब क्या है कि ये अगर आपका माउंटेन है, सो यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा होगा, ये वाला सारा हिस्सा, यहाँ पर आपको सिर्क एंड कोरिज देखने को मिलेंगे। अभी हम इसको इमेज के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे। दे आर सिंपली अ बाउल शेप डिप्रेशन फॉर्म्ड ड्यू टू द इरोजनल एक्टिविटीज ऑफ द ग्लेशियर। व्हेन दीज डिप्रेशन आर फिल्ड विद द वाटर दे आर कॉल्ड द सिर्क लेक, कोरिज लेक और द टान लेक। अब अगर इसको इमेज के थ्रू समझने की कोशिश करें तो देखिए, ये आपका माउंटेन है। इस माउंटेन में पहले यहाँ पर क्या है, इस जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पर आपको सारी आइस देखने को मिलनी थी। अब ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर आइस थी। गर्मियों का सीजन आया, जब समर आई, तो वो आइस नीचे की तरफ को मेल्ट करके नीचे की तरफ को आनी शुरू की। अब उसकी वजह से क्या हुआ ना, जब ये आइस नीचे की तरफ को मेल्ट कर रही है तो वो इस वाले हिस्से में, ये वाला जो सारा हिस्सा है, इस वाले हिस्से में इरोजन कर रही है। क्योंकि आइस नीचे की तरफ को मूव कर रही है, तो पहाड़ों से जब नीचे की तरफ को आइस आएगी तो इस वाले हिस्से में वो इरोजन करेगी, जो जमीन है उसको काटेगी। अब उसको काटने की वजह से क्या है, जो स्ट्रक्चर है वो कनकेव शेप बन रहा है माउंटेन का, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर आप देखेंगे तो इस तरह से स्ट्रक्चर बना ना। सो ये किस वजह से हुआ, ये आपका इरोजनल एक्टिविटीज की वजह से हुआ। ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये इस तरह होगा, मतलब कि आपकी जो स्नो है वो इस तरह से मूव की, और नीचे वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसमें वो इरोजन कर रही है, तो इसकी वजह से ये आपका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यही जो स्ट्रक्चर है आपका कोरिज या फिर सिर्क आपका कहलाएगा। सिंपली ये आर्म चेयर स्ट्रक्चर होता है, वो एक ऐसी चेयर जिसमें दोनों तरफ हाथ रखने की जगह भी होती है। मान लीजिए आपकी चेयर है, इसमें दोनों तरफ हाथ रखने की भी जगह होगी। कुछ इस तरह का आपका जो स्ट्रक्चर है आपको सिर्क या कोरी का देखने को मिलेगा। आगे बात करें, ये हमारी बुकलेट है जो कि गोयला क्लासेस की तरफ से हमने लॉन्च की है। इस बुकलेट की पीडीएफ आपको हमारे goilaclasses.com के नाम से वेबसाइट है उस पर मिल जाएगी, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि GCHCS 2023 के नाम से है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी आपको हमारे लेक्चर्स की जो पीडीएफ हो अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये आपका जो हैंगिंग वैली और यू शेप्ड वैली है, ये भी आपके इरोजनल जो लैंडफॉर्म्स है वही आपके हैंगिंग वैली और यू शेप्ड वैली हैं। अगर आपने रिवर्स के बारे में पढ़ा होगा, रिवर चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि जो रिवर होती हैं अपनी यंग स्टेज के अंदर वी शेप वैली बनाती हैं। सो वी शेप वैली किस तरह से बनती है, जब आपकी रिवर फ्लो करती हैं तो वो क्या करती है, जो नीचे वाला जो हिस्सा है, नीचे वाले हिस्से में जो इरोजन है वो कम करती हैं। जैसे जैसे वो ऊपर आती हैं, रिवर का वाटर जो ऊपर का होता है वहां पर बैंक का मतलब कि जो किनारे का होता है वहां पर वो इरोजन ज्यादा करती हैं। तो नीचे से बड़ी पतली होगी आपकी वैली, और ऊपर ऊपर आप जैसे जाएंगे वहां पे ब्रॉड होगी, तो वैली आपको वी शेप नजर आएगी। इसी तरह से जो ग्लेशियर्स हैं वहां पर आपको हैंगिंग वैली, वी शेप वैली, फिजोर्ड, ये सब आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। द ग्लेशियर डजंट क्रिएट अ न्यू वैली लाइक द रिवर। तो जिस तरह से रिवर होती है, जब रिवर के अंदर वाटर का फ्लो बढ़ता है तो वो वैली, रिवर का वाटर जो है एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है। मान लीजिए यहाँ पे है तो वो जब वाटर का लेवल राइज करेगा तो वो इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है। उसी तरह से जो आपका ग्लेशियर है
वो वैली क्रिएट करता है लेकिन नई नहीं बनाता है। द ग्लेशियर डजंट क्रिएट अ न्यू वैली, जो ऑलरेडी आपकी वैली है उसी को ये ज्यादा डीप और वाइडन करेगा, मतलब कि गहरा और उसको चौड़ा करता रहेगा। नई वैली आपको देखने को नहीं मिलेगी। प्री एग्जिस्टिंग जो वैली होगी, ऑलरेडी जो पहले की बनी हुई होगी, उसी को ये क्या करेगा, डीप करेगा, गहरा करेगा और चौड़ा करेगा बाय स्मूथनिंग अवे द इरेगुलरिटीज। अब अगर रिवर की बात करें तो रिवर जो वैली बनाती है वो आपकी इतनी स्मूथ नहीं होती है जितनी ज्यादा स्मूथ आपकी जो वैली ग्लेशियर्स के द्वारा बनाई जाती है, क्योंकि ग्लेशियर्स जो होते हैं हैवी होते हैं वाटर के कंपैरिजन में बात की जाए, और उसके अंदर जो मटेरियल मूव करता है वो कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट की वजह से जो नीचे का सरफेस है, अगर आप बर्फ को हटा के देखेंगे तो काफी स्मूथ आपको नजर आएगा। These valleys which are formed by the glacier erosion assume the shape of the U valley। इस तरह से ये आपकी U शेप वैली हो जाएगी और यहाँ से आपका ग्लेशियर जो होगा मूव कर रहा होगा। सो इन्हीं वैलीज को आपके जो U शेप वैली है hence are called the U शेप वैली और the hanging valley। जो fjord है आपका is a very deep glacier trough filled with the sea water and making up shorelines। अब अगर इमेज के थ्रू समझने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ पर आपको जो इमेज नजर आ रही है ये आपकी यू शेप वैली है। ये स्ट्रक्चर इस तरह से है, ये आपकी यू शेप वैली है, और यहीं से देखिए ऊपर से आपका जो ग्लेशियर है वो मेल्ट कर रहा है, नीचे की तरफ को आ रहा है और उसकी मूवमेंट है आगे इस तरफ को डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगी। सो ये आपके जो स्ट्रक्चर बन रहा है यू शेप है। आगे अगर बात करें हैंगिंग वैली क्या होती है तो देखिए ये आपकी एक रियल पिक्चर है। इसके अंदर क्या है, यहाँ पर देखिए दोनों तरफ आपके माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं और यहाँ से आपको क्या है, एक रिवर टाइप एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहेगा। एक्चुअली में ये रिवर नहीं है, यहाँ से आपका क्या कर रहे हैं, जो ग्लेशियर है वो नीचे की तरफ को मेल्ट कर रहे हैं, इस डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन से आ रहे हैं और उसके बाद वो यहाँ पर इस जगह पे डिपॉजिट हो रहे हैं, सेंटर में डिपॉजिट हो रहे हैं और यहाँ से फिर वो आगे को फ्लो कर रहे हैं। सो ये मोमेंट रहेगी आपकी ग्लेशियर की जो ऑल ओवर कहीं भी माउंटेनियस रीजन में आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए हम बात करें हैंगिंग वैली के बारे में, तो हैंगिंग वैली क्या है, अब आपने देखा कि इधर से भी माउंटेन है इधर भी माउंटेन है, दोनों तरफ से ग्लेशियर्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर देखेंगे ये जो माउंटेन है ये कॉन्टिन्यूस रेंज खत्म हो जाती है, उसके बाद यहाँ से इस डायरेक्शन में आपका जो ग्लेशियर है वो मूव कर रहा है। अब यहाँ पर जो आपका इस डायरेक्शन में यहाँ से भी इधर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब यहाँ पर सेंटर वाला जो हिस्सा है बीच में वाला, यहाँ से अब आपका ग्लेशियर इकट्ठा होकर इस तरफ आके गिरेगा। ये आपका मेन ग्लेशियर हो जाएगा इस तरफ और ये आपका जो है इधर आपका दूसरा जो ग्लेशियर हो जाएगा। अब ये मेन ग्लेशियर के अंदर आके मिल रहा है, तो ऑलरेडी अगर आपका कोई ग्लेशियर फ्लो कर रहा हो और उसके ऊपर आकर कोई दूसरी साइड से हाइट से ऊपर से आकर अगर कोई दूसरा ग्लेशियर मिल रहा हो तब वो आपका क्या होगा, ये आपकी हैंगिंग वैली हो जाएगी। मतलब कि एक ग्लेशियर मूव कर रहा है, ऑलरेडी एक ग्लेशियर है, इसमें दूसरा ग्लेशियर आकर मूव कर रहा है लेकिन हाइट से मूव कर रहा है, मतलब हाइट से आकर डिपॉजिट हो रहा है उसके साथ मिल रहा है, तो वो आपकी हैंगिंग वैली हो जाएगी। ऐसा लगता है कि जैसे कि जो छोटे वाला ग्लेशियर है, ये वाला जो ग्लेशियर है इस मेन ग्लेशियर के ऊपर लटक रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज दी हैंगिंग वैली। सो ये आपकी हैंगिंग वैली हो जाती है। जो फिजोर्ड है इसकी अगर हम बात करें, ये क्या है, बिल्कुल ही इजी चीज है। ये आपका तब बनता है जब आपका ग्लेशियर यू शेप वैली को कट करते हुए एब्रेशन करते हुए जो सराउंडिंग बेडरॉक है और ग्रेजुअली मिल जाता है कहां पर जाके, सी वाटर के अंदर। अब देखिए यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये आपका फिजोर्ड है, किस तरह से है, इसमें होगा क्या, आपका जो माउंटेनियस रीजन है, मान लीजिए आपका माउंटेन है, ये आपका माउंटेन है, उसके बाद आगे क्या देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर सी देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपका ओशन है। सो होगा क्या, जो ग्लेशियर है वो मूवमेंट यूं करेगा और मूवमेंट करने के बाद वो धीरे धीरे करके ओशन के अंदर मिलना स्टार्ट कर जाएगा। देखिए हमारा जो नॉर्मल थॉट है उसके अंदर ये मानना है, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो हम क्या देखते हैं, अगर आपने ज्योग्राफी ढंग से पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जो वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, वो बिल्कुल जो सी है, समुद्र है, उसके पास है। लेकिन नॉर्मल अगर किसी भी लेमैन को ये बात बताई जाएगी तो वो कहेगा कि जो माउंटेन है वो हमेशा आपके जो ओशंस हैं उससे काफी ज्यादा दूर देखने को मिलेंगे। बट ऐसा जरूरी नहीं है, माउंटेन और ओशन बिल्कुल साथ में हो सकते हैं। इवन ऐसा भी पॉसिबल है कि जो आपका ओशन है उसी के अंदर से आपके माउंटेन राइज हो रहे हो बड़े बड़े। सो आपका जो फिजोर्ड है ये आपको वहीं पे देखने को मिलेगा जहां पे ओशन और माउंटेन बिल्कुल साथ में होंगे। और माउंटेन, ये जगह भी एक ऐसी जगह होगी जहां पर जो माउंटेन है जो ओशन के साथ बिल्कुल उठ रहे हैं माउंटेन पर, वहां पर ग्लेशियर्स हैं, मतलब वहां पे बर्फ जमी हुई है। अब ये बर्फ क्या करेगी, ये मेल्ट करना स्टार्ट करेगी। जब ये मेल्ट करेगी तो ये नीचे की तरफ को आएगी और ओशन में मिलेगी। तो वो पॉइंट, वो जगह जहां पर आपका जो माउंटेन का जो ग्लेशियर है वो और आपका जो ओशन वाटर है वो आपस में मिल रहे हैं,
उस जगह पे जो स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे कि ये बन रहा है, अब ये माउंटेनियस रीजन है, ये जो वाटर अंदर आया है ये कहाँ से आया है, ये नियर बाय जो आपका ओशन है वहीं से अंदर ये वाटर आ रहा है, तो ये आपका जो स्ट्रक्चर बन रहा है आपका फिजोर्ड कहलाएगा। आगे अगर हम बात करें हॉर्न्स एंड आर्टरीज, ये क्या होता है? Horns are the sharp pointed and steep sided peak. They are formed by the headward erosion of the cirque and the cirque wall. When the divided between the two cirque wall get narrowed because of the progressive erosion, it result in the formation of the saw-tooth edge called the artery. देखिए होता क्या है सिंपली, ये आपका माउंटेन है। अब अगर 3D में अगर इसको दिखाया जाए तो इसकी एक साइड इस तरफ है, एक इस तरफ है, मतलब 4 साइड इसकी होंगी। तो चारों साइड्स में क्या होगा ना, इरोजन चलता है, मतलब कि ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ पे आइस डिपॉजिट है, जब ये मेल्ट करना स्टार्ट करेगी, अब ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई रीजन नहीं है कि किसी डायरेक्शन में मेल्ट करेगी या किस डायरेक्शन में नीचे आना शुरू करेगी, जहां पर इसको स्लोप मिलेगा, अगर इस डायरेक्शन में मिल रहा है तो यहाँ मूव करेगी, यहाँ पर या फिर इसके बैक साइड से भी कर सकती है। अब आप सोच के देखिए, अगर ये आपका माउंटेन है और माउंटेनियस रीजन से आपका जो स्नो है वो मेल्ट करके नीचे की तरफ को आ रही है, तो ऑब्वियसली इस हिस्से में इरोजन होगी, सेकंड यहाँ पर इरोजन होगी, इसके बैक साइड होगी, यहाँ पर भी होगी। अब अगर इस माउंटेन के सिर्फ एक साइड में इरोजन होती है, मान लीजिए सिर्फ इस साइड में इरोजन हो रही है, तो यहाँ पर जो बनेगा उसको बोलते हैं हॉर्न। ये आपका सिर्क की तरह ही है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था सिर्क की तरह ही है, उसमें बस फर्क ये था कि उसमें जो स्ट्रक्चर बन रहा था कुछ इस तरह का बन रहा था, बिल्कुल जेंटल बन रहा था, आप लगा लीजिए कि एक चेयर की तरह बन रहा था, लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो आपका इस तरह का बन रहा है। ये आपका क्या होगा, कनकेव शेप होगा, यहाँ पर भी कनकेव था लेकिन ब्रेड्थ जो चौड़ाई थी वो ज़्यादा थी, यहाँ पर भी कनकेव शेप होगा लेकिन क्या होगा, चौड़ाई कम होगी। अगर इसको मैं साइड व्यू से दिखाने की कोशिश करूँ तो ये भी आपका कुछ इस तरह से ही आपको नजर आएगा। ये आपका वो माउंटेन है, ये आपका यहाँ पे जो बन रहा है ये आपका हॉर्न शेप हो गया। अब आप देखेंगे इस तरफ तो बिल्कुल सीधा है और इस डायरेक्शन में क्या है, काफी ज्यादा आपको जो इरोजनल एक्टिविटी देखने को मिलेगी। इमेज के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा आपका हॉर्न, देखिए ये माउंटेन है। अब इस माउंटेन के क्या है, इस तरफ आपको इरोजन देखने को मिलेगी, ऊपर का हिस्सा जो है बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है, यहाँ पर आपका वर्टिकल इरोजन हो रहा है और नीचे की तरफ को इसने इस हिस्से को काट दिया, तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये पूरा स्ट्रक्चर इसको आपका हॉर्न कहा जाएगा। एट्री क्या हो गया, सिंपली अब इसमें हमने क्या देखा था कि एक साइड में ही इरोजन हो रही है, ओनली इस वाला जो हिस्सा है यहाँ पर इरोजन देखने को मिल रही है, तो ये आपका हॉर्न स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर माउंटेन के बोथ डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन भी और ये वाले डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में अगर आपका क्या है जो इरोजन है आपको देखने को मिल रही है, तो वो आपका सिंपली क्या होगा, एट्री कहलाएगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट इरोजनल लैंडफॉर्म्स थे। आगे हम बात कर रहे हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में। तो जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है उसके अंदर मोरेन्स आता है। मोरेन्स आर द लॉन्ग रिजेस ऑफ द डिपोजिशनल ग्लेशियर टिल when these deposits are at end of the glacier, they are called the terminal moraines. When they are deposited on the both sides, they are called the lateral moraines. आइस मूव करेगी, उसमें डिपेंड करता है कि जो ये मोरेन्स है कहाँ पे बन रहे हैं। अगर साइड में बन रहे हैं तो आपके इनको कुछ और बोलेंगे, सेंटर में बन रहे हैं तो कुछ और बोलेंगे। When the lateral moraines of two glaciers join together, they are called the medial moraines. When the lateral moraines of the both side of a glacier join together, it forms the horseshoe shape. अब देखिए पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए माउंटेनियस रीजन है, आपका आइस मूव कर रही है। अब आइस मूव कर रही है, हमने पहले ध्यान रखिएगा ये आपके डिपोजिशनल फीचर है, इरोजनल नहीं है, डिपोजिशनल फीचर है। तो अब इसमें हो क्या रहा है, अगर तो देखिए ये जो मिट्टी ऊपर से लेके आए हैं माउंटेन से, अगर ये डिपोजिशन इसका हो रहा है सेंटर के अंदर, ये वाला बीच का हिस्सा ग्लेशियर के बीच में हो रहा है, दैट इज योर मिडियल मोरेन्स, तो ये आपके मिडियल मोरेन्स कहलाएंगे। अगर ये जो डिपोजिशन है साइड्स में देखने को मिल रहा है, जैसे कि इस ग्लेशियर की साइड में है, यहाँ पर साइड में है, तो ये आपका लेटरल मोरेन्स कहलाएंगे। अगर ये जो ग्लेशियर है इसका जो डिपोजिशन है यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल रहा है, मतलब कि ये जो ग्लेशियर है ये पूरा आया और यहाँ पर आके ये पूरा मेल्ट कर गया, इसके बाद वाटर ही आपको आगे जाता हुआ दिखेगा, तो यहाँ पर जो बनेगा वो आपके कौन कौन से होंगे, एक आपका टर्मिनस मोरेन होगा जो यहाँ पर बनेगा, उसके बाद आपका क्या होगा, रिसेशनल मोरेन होगा जो टर्मिनल के बिल्कुल आगे होगा, उसके बाद ग्राउंड मोरेन उससे आगे, और टर्मिनल एक लास्ट वाला जो आपका होगा वो आपका टर्मिनल कहलाएगा। और ये आउटवॉश प्लेन्स होते हैं। आउटवॉश प्लेन्स मतलब जहां से आपका ये जो ग्लेशियर है आइस बिल्कुल मेल्ट करके पानी की तरह बह रही है, और आगे जो क्या है ये पानी जो है जो मिट्टी ला रहा है उसको पूरा यहाँ पे डिपॉजिट करता हुआ जाएगा इस आगे वाले हिस्से में, तो उसको आउटवॉश प्लेन्स कहते हैं।
आई होप आप मोरेन्स के बारे में समझ गए होंगे। सिंपली कुछ नहीं है, ये डिपोजिशनल वर्क है ग्लेशियर का, बस मिट्टी को लेके आएगा, सेंटर में डिपॉजिट करेगा या फिर साइड में डिपॉजिट करेगा या फिर लास्ट में जाकर डिपॉजिट करेगा। तो उसी बेसिस पे इनके नाम रखे गए हैं। आगे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका एस्कर्स। व्हेन ग्लेशियर मेल्ट इन समर द वाटर विच फॉर्म्ड as a result of melting accumulated beneath the glacier and flow like streams in channel beneath that ice। जब आपका ग्लेशियर का जो वाटर है वो मेल्ट करता है और मेल्ट करने के बाद क्या है, वो आइस की जो शीट है उसके नीचे से फ्लो करना स्टार्ट करता है। मान लीजिए आइस शीट है, इसके नीचे से जो है वाटर वो मूव कर रहा है। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम ग्लेशियर पढ़ रहे हैं। ग्लेशियर की मूवमेंट क्या है कि नीचे का जो पानी है उसके ऊपर का जो ग्लेशियर आपका है, आइस जो है वो मूव कर रही है, दैट इज योर ग्लेशियर। बट एस्कर्स क्या हो जाएगा, अगर ये ग्लेशियर जो है इसके नीचे का जो वाटर है वो मूव कर रहा है, वेरी कोर्स मटेरियल लाइक द बोल्डर्स ब्लॉक एंड सम माइनर फ्रैक्शन ऑफ द रॉक डेब्रिस आर कैरिड अवे बाय दिस स्ट्रीम। अब क्या होगा, बिल्कुल ही फाइन जो मटेरियल है वो आपका क्या होगा, इस पानी के थ्रू, ये जो पानी नीचे वाला जो मेल्टिंग स्टेट में आपका आइस देखने को मिलेगी, ये जो मूव कर रहा है ये इस मटेरियल को लेके जाएगा और आपका आगे जाके कहीं पर डिपॉजिट कर देगा, वहां पर आपको एस्कर्स देखने को मिलेंगे। पिक्चर से थ्रू समझने की कोशिश करें तो देखिए ये आपके एस्कर्स हैं। अब ये एस्कर्स कैसे बने कि जो पानी था ग्लेशियर से निकला वो जो स्ट्रीम्स थी वो निकली और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर इस मिट्टी को, इन फाइन पार्टिकल्स को डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखना है, उठी हुई जो लैंड है, यही आपके एस्कर्स कहलाते हैं। दे लेटर गेट डिपॉजिटेड इन द वैली इटसेल्फ एंड वंस द आइस मेल्ट्स कंप्लीटली दे आर विजिबल टू द सरफेस। तो वो जब आइस मेल्ट कर जाएगी तो आपको जो सरफेस पे है वो नजर आ जाएंगे एज अ साइनस रिजिज। साइनस रिजिज का मतलब क्या होता है कि एक लाइन में आपको देखने को मिलेंगे। दिस रिजिज आर कॉल्ड द एस्कर्स, इन्हीं को आपका एस्कर्स कहा जाता है। जो आपका अगला स्ट्रक्चर है वो आपका ड्रमलिन्स है। ड्रमलिन्स क्या है, बिल्कुल एस्कर्स की तरह ही इसकी फॉर्मेशन होती हैं। दे आर द स्मूथ ओवल शेप रिजिज लाइक स्ट्रक्चर कंपोज मेनली ऑफ द ग्लेशियर टिल। इट इज शेप्ड लाइक एन इन्वर्टेड स्पून। पिक्चर के थ्रू देखिए ये आपका ड्रमलिन है। एक्चुअली में हुआ क्या कि यहाँ से इस डायरेक्शन से आपका ग्लेशियर आया। अब वो आया, उसके बाद इस तरह से गया और बाद में वो नीचे की तरफ को कर गया मेल्ट। जब मेल्ट कर जाएगा आइस तो आपको ये स्ट्रक्चर नजर आएगा। अब क्योंकि देखिए डिपोजिशन क्या है, आप इसकी साइज से ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो मूवमेंट है वो किस तरफ को रही होगी। पहले स्टार्टिंग में यहाँ पर डिपोजिशन हुई होगी, उसके बाद आगे 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 होते हुए फिर बाद में खत्म हो जाएगी आपकी, और यहाँ से आपका जो वाटर है या फिर आइस जो होगी वो मेल्ट करके आगे निकल जाएगी। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा आपका उठा हुआ, ये आपका क्या होगा, ड्रमलिन कहलाएगा। It shapes like an inverted spoon with the highest part is called the stoss end। तो ये वाला जो हिस्सा होगा, ये आपका stoss end कहलाएगा। और जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट होगा इट इज कॉल्ड द टेल एंड, और ये वाला हिस्सा आपका टेल एंड कहलाएगा। They are formed as a result of the glacial movement over some minor obstruction like the small surface rock। अगर मतलब ग्लेशियर मूव कर रहा है, सामने कोई पत्थर आ जाता है तो यहाँ पे डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा ना, जो मटेरियल लेके आएगा, तभी आपका जो स्ट्रक्चर है ड्रमलिन का ये आपको देखने को मिलेगा इस तरह से। द ग्लेशियर टिल गेट्स डिपॉजिटेड इन दोज ऑब्स्ट्रक्शन एंड द मोमेंट ऑफ द ग्लेशियर शेप्स दिस डिपॉजिट लाइक एन इन्वर्टेड स्पून। और ये आपका कैसे नजर आएगा, स्पून होता है आपका, नॉर्मली इस तरह का स्पून होता है। सो ये इन्वर्टेड स्पून मतलब उल्टा स्पून है, आपको नजर आएगा। सो ये आपका ड्रमलिन्स होगा। तो ये कुछ आपकी चीजें थी जो हमने पढ़ी हैं आज के लेक्चर में, जिसके अंदर इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हमने पढ़े हैं। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जो स्टार्टिंग में हमने आपसे पूछा था, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। जैसे कि हमने पढ़ा था, अ पोर्शन ऑफ द ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर आपका जो वो टूटा था और उसकी वजह से क्या हुआ था, आपका जो धौली गंगा रिवर थी उसके अंदर वाटर का लेवल इंक्रीज हो गया। उसके बाद देयर वाज अ सडन फ्लड इन द मिडल ऑफ द डे। मिडल ऑफ द डे की बात है, और कौन सी रिवर है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। आपकी धौली गंगा, ऋषि गंगा, अलकनंदा रिवर के अंदर आपका एकदम से वाटर लेवल राइज कर जाता है। उसके बाद आगे चलते हुए जब ये रिवर फ्लो करती है तो तपोवन, विष्णुगढ़ हाइडल प्रोजेक्ट और ऋषि गंगा हाइडल प्रोजेक्ट इनको एक्सटेंसिवली डैमेज करती हैं। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आप इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि GCHCS 2023 के नाम से आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसके अलावा GC UK PCS, उत्तराखंड PCS के लिए हमारा चैनल है 2023
इस नाम से। तो ये भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको जितनी भी अपडेट्स हैं वो मिलती रहे। थैंक यू।